बागवानी फसलों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फलों एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। भारत का फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। फलों के रूप में आम, लीची, नाशपाती, संतरे, केले, अमरूद, बेर आदि प्रमुखता से उगाए जाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती हैं, जिसमें मटर, फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, बैगन, टमाटर, आलू आदि प्रमुख हैं। भारतीय अखरोट एवं खुबानी का विश्वव्यापी मांग है। बच्चों, अब हम लोग इस क्रम में अखाद्य फसलों के बारे में जानेंगे। अखाद्य फसलों में रबड़। अब हम लोग रबड़ के बारे में जानेंगे। रबड़ एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में यह उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। रबड़ से कच्चा माल प्राप्त होता है, जिससे टायर आदि का निर्माण किया जाता है। रबड़ की कृषि के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस उत्तम माना गया है। इस फसल के लिए वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। रबड़ के प्रमुख उत्पादक राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं मेघालय है। बच्चों, हम लोग रेशेदार फसल के बारे में जानेंगे। रेशेदार फसलों में कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम रेशेदार फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं। इसमें प्रथम 3 फसल कृषि के द्वारा मिट्टी में उगाने से प्राप्त होता है, जबकि रेशम के कीड़े कोकून से रेशम प्राप्त होता है। रेशम मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम के कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के धागे कर्नाटक एवं जम्मू कश्मीर में प्रमुखता से उत्पादित किए जाते हैं। रेशेदार फसलों के अगली श्रेणी में कपास है। कपास का मूल स्थान भारत माना गया है। भारत कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। कपास से धागे एवं वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कपास की कृषि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 दिन पाला रहित खिली हुई धूप उपयुक्त माना जाता है। कपास के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। इस फसल के लिए वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। कपास के लिए काली रेगुर मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा कपास के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से है। रेशेदार फसलों की अगली श्रेणी में जूट का नाम आता है। जूट दूसरी प्रमुख रेशेदार फसल है। इसका रेशा सस्ता एवं मजबूत होता है। इससे टाट, बोरियां, रस्सी, कालीन आदि तैयार किए जाते हैं। जूट के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस आदर्श माना गया है। इस फसल के लिए आर्द्रता उच्च होनी चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। जूट के लिए चीका युक्त मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा एवं मेघालय प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल में पूरे देश का लगभग 83% जूट का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, अब हम लोग कृषि के संदर्भ में किए गए प्रौद्योगिकीय एवं संस्थागत सुधार के बारे में पढ़ेंगे। प्रौद्योगिकीय सुधार से मतलब है कि टेक्नोलॉजी का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे पारंपरिक जुताई एवं अन्य कृषि कार्य के लिए बैलों और साधारण औजारों की जगह विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग होने लगा, जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेशर, हार्वेस्टर इत्यादि। आधुनिक सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप वाटर सिंचाई, स्प्रिंकलर वाटर सिंचाई के द्वारा फसलों की सिंचाई की जाने लगी। रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग प्रौद्योगिकी का ही देन है। वंशानुगत इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्तम प्रकार के बीज जैसे डंकल बीज, HYV बीज का प्रयोग किया जाने लगा। खेतों से बाजारों तक उत्पादित पैदावार को लाने के लिए परिवहन साधनों का प्रयोग होने लगा। फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी जांच हेतु प्रयोगशाला का निर्माण किया जाने लगा। बच्चों, हम लोग देखेंगे संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर भूमिहीन काश्तकारों को
जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया तथा जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई। खेतों की चकबंदी कर दी गई क्योंकि किसानों के पास पहले छोटे छोटे खेत थे जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थे। सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज तथा रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। इससे कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसानों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। फसलें प्रायः सूखा, बाढ़ एवं विभिन्न आपदाओं के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस हेतु सरकार ने फसल बीमा की शुरुआत की। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा मौसम की जानकारी तथा कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिससे किसान फसलों की विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार समय समय पर घोषणा करती है। खेतों में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। बच्चों, अब हम लोग कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान के बारे में जानेंगे। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है क्योंकि यह राष्ट्रीय आय का स्रोत है। भारतीय कृषि सबसे प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। देश के लगभग 55% लोग आज भी प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि के माध्यम से खाद्यान्न तो उपलब्ध होता ही है, साथ ही अनेक प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध करता है, जैसे सूती वस्त्र के लिए कपास, जूट उद्योग के लिए जूट, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, चाय एवं खाने योग्य तेल। कृषि तथा कृषि उत्पादों को बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि किया जाता है। भारतीय कृषि संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करता है क्योंकि यह मुद्रास्फीति दर पर अंकुश रखता है एवं उद्योगों को शक्ति प्रदान करता है। कृषि का आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक महत्व भी है क्योंकि यह निर्धरता उन्मूलन में सबसे ज़्यादा मदद करता है। भारतीय कृषि एवं कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। बच्चों, अब हम लोग भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को जानेंगे। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें बाजार में टिक सकी। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े हैं जो निम्नलिखित हैं। भारत दूसरे देशों को अनाज का निर्यात कर अपनी ज़रूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन की गुणवत्ता व स्तर बढ़ाने की कोशिश की। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली फसलों को दूसरे देशों को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जाने लगे। वैश्वीकरण के कारण एवं कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अच्छे प्रभाव देखे। अब हम लोग वैश्वीकरण का कृषि पर विपरीत प्रभाव को देखेंगे। विश्व के धनी देशों ने विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि उत्पाद बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला न कर सके। इस कारण वे कृषि कार्य छोड़ने पर मजबूर हो गए। विश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसकी बाजार में मांग थी। जनता की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज किया गया। कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य छोड़ना पड़ा क्योंकि वह
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए।